हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन चैप्टर अपन देख रहे थे। 11th क्लास के एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है ये। दो लेक्चर उसके अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले में अपन ने परिचय देखा था और दूसरे में समसूत्री विभाजन डिस्कस अपन ने किया था। आज के सेशन में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे अपन बोलते हैं मियोसिस। ठीक है। जैसा कि अपन ने समसूत्री विभाजन में बात की थी कि समसूत्री में क्या होता है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है। समसूत्री जो शब्द यूज में लिया वो कहां से लिया? सम का मतलब तो होता है समान, और सूत्र जो यूज में लिया गया है वो यहां से आया गुणसूत्र से, जिसमें पुत्री और जो पैतृक कोशिका उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे अपन बोलते हैं समसूत्री विभाजन। इसके जस्ट अपोजिट जो आज का सेशन होने जा रहा है, जिसमें अपन अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे, तो अर्ध का मतलब क्या है? आधा। जिसमें पैतृक के कंपेरेटिवली जो पुत्री कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? आधी रहेगी। जैसे पैतृक में 2n है तो यहाँ n होगा, यहाँ n है तो यहाँ n/2 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 5 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या होगी? आधी होगी। इसीलिए इसे अपन बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जिसे बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इंपोर्टेंट की अगर अपन बात करें टॉपिक में, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की जो प्रोफेज अवस्था है, जो पूर्वावस्था है। ठीक है। प्रोफेज या पूर्वावस्था से अपन बोलते हैं। प्रोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए मान लो इस टॉपिक में से, तो 6 से 7 बार चांसेस ये हैं कि आपका प्रोफेज फर्स्ट में से, पूर्वावस्था प्रथम में से प्रश्न ये पूछेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टार्ट अपन करते हैं। एनसीईआरटी लेके बैठेगा, नोटबुक लेके बैठेगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि ना तो मैं आपको जानता हूं, ना आप मुझे जानते हो, ना कमेंट पढ़ने वाले आपको जानते हैं। नहीं? ठीक है। स्टार्ट अपन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जिसे अपन बोलते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। लैंगिक जनन में क्या होता है? माता और जो पिता या दो जो पैतृक हैं उनमें जो युग्मकों का निर्माण हुआ है उनका क्या होता है? संयोजन होता है। तो ये n और n जब जुड़ते हैं तो 2n बनता है, जिसे युग्मनज अपन बोलते हैं, जिसे जाइगोट इंग्लिश में अपन बोलते हैं। ठीक है। तो जाइगोट जो आपके पास है वो द्विगुणित है, और जो युग्मक आपको यहाँ n बताया जा रहा है वो क्या है? ए गुणित है। ये तो सिंपल सा है, अपन पढ़ भी रहे हैं और इसको आपको अब तो आ गया होगा शायद ये। ठीक है। तो युग्मकों का संयोजन होता है जिनमें एक गुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, और ये विशिष्ट प्रकार का विभाजन होता है जिसके द्वारा बनने वाली ए गुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो ये जो द्विगुणित है इसमें वापस से क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा। जो भी आपके पास युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं उसके अंदर, और यहाँ अर्धसूत्री के बाद में क्या हो जाएगा? एन बन जाएगा, क्योंकि ये जाइगोट या तो नर होगा या मादा होगा। मान लो ये नर है तो यहाँ एन बन गया, तो मादा में भी इसी प्रकार से कोई ना कोई प्रोसेस चलेगी, तो वापस से एन बन जाएगा, एन से वापस ये 2n इस प्रकार से प्रोसेस ये चलती रहती है। तो इस प्रकार के विभाजन को अपन बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक गुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। तो यह भी मैंने आपको बताया। पादपों में प्राणियों के युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो युग्मक जनन शब्द यहाँ पर लिखा है ये एक प्रकार का स्टेप है लैंगिक प्रजनन का। ठीक है। किसका? लैंगिक प्रजनन का यही एक स्टेप है। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण, उसके बाद में युग्मक स्थानांतरण होता है, उसके बाद में युग्मकों का संलयन होता है, जैसे निषेचन अपन बोलते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस है, जो कुछ टर्म्स जिसे अपन 12th क्लास में देखते हैं, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसके परिणाम स्वरूप एक गुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नवत है। देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं। पहले लिखिए, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक में कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड बोलते हैं। ठीक है। तो कोशिका और केंद्रक, केंद्रक का भी दो बार विभाजन होगा, जबकि समसूत्री में एक ही बार हुआ था। एक से दो कोशिकाएं यहाँ पर बन गई थी जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान थी। तो एक बार केंद्रक विभाजन हुआ था और एक ही बार कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ था। इसके अपोजिट अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? दो बार केंद्रक का विभाजन होगा और दो ही बार क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। नहीं? ठीक है। तो यहाँ समसूत्री में एक से दो कोशिकाएं बनती है, तो अर्धसूत्री में कितनी बनेगी? एक से चार बनेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? दो बार विभाजन हो रहा है। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक ही चक्र पूर्ण होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पर अगर अपन बात करें सॉरी, तो ऐसा अवस्था के दौरान पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री फर्स्ट अवस्था प्रारंभ होती है। ठीक है, जैसे अभी अपन ने बात की थी डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो केवल एक ही बार होता है। अगर यहाँ ये बोल दिया कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है, तो क्या होगा साहब, अगर पहले में अर्ध आपके पास हुआ है क्या प्रतिकृतिकरण हुआ है, तब तो डीएनए का अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे में भी आपने बात की तो सेम वो समसूत्री विभाजन वाली कंडीशन आ गई। तो एक बार जो है डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, जैसे मान लो पहले अपने पास डीएनए का जो अमाउंट था वो कितना था, मान लो आपके पास पहले जो अमाउंट था वो 2C था। अब वो जो एस फेज आई उसके बाद में कितना हो गया, 4C हो गया। ठीक है, 4C यहाँ पर हो गया। अगर वापस से जो म्यूसिस सेकंड में अगर होता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो विभाजन होगा तो यहाँ से वापस से 4C ही रहेगा ना, क्योंकि ये अरे इसके अंदर सिंपल से बात है, जैसे पहले जो विभाजन हुआ है, जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं तो जैसे समसूत्री विभाजन में तो क्या होता है 2C से 4C हो जाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन में अगर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो उसमें 2C से 4C हो गया अर्ध, तो वापस से ये जब पुत्री कोशिका में बटेगा तो 2C आ जाएगा। फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा तो कितना आ जाएगा, 4C हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो पैतृक है और इसकी जो पुत्री है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, समान रह जाएगी नहीं। यहाँ पर जैसे तो अर्धसूत्री विभाजन में समान नहीं रहती है, तो एक ही बार क्या होता है प्रतिकृतिकरण होता है, जैसे 2C से 4C हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 4C से वापस जब विभाजन होगा तो एक से दो कोशिकाएं बनेंगी, तो ये 2C ये 2C। ठीक है, अब जो म्यूसिस ये तो था म्यूसिस प्रथम, अब जो म्यूसिस सेकंड जब आपके पास होगा तो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की जो एस फेज है वो आती नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 2C से 2C ही रह जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में, नहीं? ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या रहता है गुणसूत्रों की जो संख्या, जो डीएनए की जो अमाउंट की जो अपन बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है, तो इस टॉपिक को भी इस स्टेटमेंट को आपको समझ में आएगा आगे वाला जो टॉपिक आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, अर्धसूत्री सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, तो 1 से 4 बनती है, जबकि समसूत्री में 1 से 2 बनती है। तो अवस्थाएं वही है, सेम नाम जो अपन ने अर्ध समसूत्री विभाजन में देखा था सेम वही है, बस 2 का 2 लगाना, 1 का 1 अपने को लगाना। ठीक है, तो पहले अपन चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। पूर्वावस्था आती है पहले। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी है और जटिल है। समसूत्री के कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ी लंबी चलती है और थोड़ी सी जटिल है, क्योंकि इसके अंदर भी वापस से कुछ प्रावस्थाएं आती है, वापस से इसे अपन ने डिवाइड किया है। तो गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इसे 5 प्रावस्था में उप विभाजित किया, जैसे तनुपट जिसे अपन बोलते हैं लेप्टोटीन, युग्मपट जिसे अपन बोलते हैं जाइगोटीन, स्थूलपट जिसे अपन बोलते हैं पेकाइटिन, द्विपट जिसे अपन बोलते हैं डिप्लोटीन, और पारगतिक्रम जिसे अपन बोलते हैं डाइकाइनेसिस। ठीक है, चाहो तो लिख लो, ना चाहो तो कोई बात नहीं। इंग्लिश के शब्द वैसे ब्रैकेट में लिखे और इंग्लिश में ही पूछते हैं अधिकतर, ध्यान में आपको रखना। ठीक है, अब ये एक एक को अपन देखते हैं 5 में क्या क्या डिफरेंस इनमें। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट या लिप्टोटीन, ठीक है, यहाँ लिखा लेप्टोटीन और यहाँ लिखा लिप्टो, बस लिपट जाओ, तो लेप्टोटीन ही इसे अपन बोलते हैं साहब। ठीक है, लेप्टोटीन अवस्था के दौरान क्या होता है, साधारण सूक्ष्मदर्शी से ही दिख रहा है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, कभी भी इस शब्द में घुमा सकता है। तो साधारण सही दिख जाता है, इसमें क्या होता है गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई दिखने लगता है, किसमें, लेप्टोटीन में। गुणसूत्रों का सहन जिसे अपन बोलते हैं कॉम्पैक्शन पूरी तनुपट अवस्था के दौरान जारी रहता है, या लेप्टोटीन के दौरान जारी रहता है, कॉम्पैक्ट होने लग जाता है, सहन होने लग जाता है। इसके उपरांत पूर्वावस्था फर्स्ट का जो द्वितीय चरण है, तो पहले चरण की जो विशेषता है वो आपके पास क्या है, गुणसूत्र जो है विशिष्ट धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, ये पहले का आपको ध्यान में रखना लेप्टोटीन का। उसके उपरांत द्वितीय जो चरण है वो प्रारंभ होता है, जिसे अपन बोलते हैं युग्मपट या जिसे बोलते हैं जाइगोटीन। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में क्या होता है, युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की संबंधता को सूत्र युग्मन कहते हैं। युग्मन का मतलब एक दूसरे के पास में आना, वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो आपके पास है युग्मन। तो दूसरी जो है समझ में आता, सिंपल सा युग्मपट से युग्मन होता है। तीसरे की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, युग्मपट या जिसे जाइगोटीन अपन बोलते हैं, सॉरी सेकंड ही है अभी, जाइगोटीन की जो अपन बात करें, इस प्रकार के गुणसूत्रों के युग्मों का समजात गुणसूत्र कहते हैं। जैसे एक गुणसूत्र आपके पास क्या है, माता से आया है,
एक पिता से आपके पास आया, जैसे 23 जोड़े होते हैं मनुष्य की अगर अपन बात करें तो, नर अगर युग्मक की बात करें तो उसमें 23 है, ठीक है। नर शुक्राणु जिसे अपन बोलते हैं और मादा अंडाणु जिसे अपन बोलते हैं, 23 यहाँ से आए 23 वहां से आए। तो इन 23 में से हो सकता है कि 15वां जो है लगभग सेम है नर और मादा में, तो ये एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 17वां सेम है तो एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेंगे। तो समान प्रकार के जो गुणसूत्र हैं वो एक दूसरे के पास में आने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र, ठीक है। इस अवस्था को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। यहां अपन ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा था और यहां अपन किससे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं। तो दर्शाया जाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिसे अपन बोलते हैं सिनेप्टोनमल सम्मिश्र, सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स जिसे अपन बोलते हैं। एक सम्मिश्र का जो निर्माण है एक जोड़ी सूत्र युग्मिक समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है, जिसे युगली या बाइवेलेंट अर्थात चतुष्क कहते हैं। जैसे यहाँ अपन बोलते हैं इस प्रकार से, ये आपके पास समजात गुणसूत्र यहाँ पर हो गया सर। तो ये क्या है, बाइवेलेंट या टेट्राड भी इसे अपन बोलते हैं। टोटल 4 इसके यहाँ पर आर हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लाइन है, युग्मक युग्म पट से अगली वाली अवस्था उसमें क्या होता है, टेट्राड या बाइवेलेंट जो है समजात गुणसूत्र वो काफी स्पष्ट दिखाई देते हैं। पूर्व अवस्था फर्स्ट के उपयोग दोनों अवस्था स्थूल पट या पैकाइटिन अवस्था में अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है, ठीक है। जो दोनों अवस्था अपन ने देखी थी, कौन सी, जो सबसे पहले अपन ने देखी थी लेप्टोटिन और दूसरी जो अपन ने देखी थी जाइगोटिन, उसके कंपैरेटिवली जो अपन बात करें तीसरी जो है से कम अवधि की होती है, ठीक है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो चतुष्क के रूप में स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती है। पुनर्योजन का मतलब जुड़ना, योजन का मतलब होता है जुड़ना, पुनर् का मतलब वापस एक दूसरे से। जहां पर समजात गुणसूत्रों के ए संतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। ये इस प्रकार से एक गुणसूत्र आया है एक पेरेंट से, ये दूसरे से आया है, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में यहाँ पर आ रहे हैं, इसी से इस शब्द ये यहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे तो पुनर्योजन हो रहा है। इसे क्रॉसिंग ओवर भी अपन बोलते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जीन वगैरह है उसका क्या होता है, क्रॉस हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर विनिमय हो रहा है, यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो विनिमय जो है दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है, बता दिया मैंने आपको। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है, वे जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिकॉम्बिनेज कहता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो एक्सचेंज होता है ना एक से दूसरे में, जो भी गुणसूत्र का जो पोर्शन जा रहा है, जो जीन जा रहा है, तो वो एंजाइम कंट्रोल करता है इस प्रक्रिया को, जिसे अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। री प्लस कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है ये रिकॉम्बिनेज, ठीक है। जिसके भी पीछे एज होता है वो एंजाइम होता है। री का मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन, जो जुड़ने की जो अपन बात करते हैं, तो वो एक तरह से हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूल पट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ अभी मैंने बताया था जुड़े हुए दिख रहे थे। नेक्स्ट आता है द्विपट या डिप्लोटीन के प्रारंभ में सिनेप्टोनमल सम्मिश्रण का विघटन हो जाता है। जो सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स जो आपके पास बना था, कहाँ बना था, कौन सी अवस्था में बना था, तो इसके अंदर आप बोलोगे साहब यहाँ पर बना था साहब, ये सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स जो युग्म पटन की जो अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर बना था। और जो द्विपट वाली अवस्था है उसके अंदर क्या हो रहा है, ये विघटन इसका हो रहा है। और युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो ये गुणसूत्र था, ये यहाँ पर गुणसूत्र था, और यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ पर ये अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। विनिमय बिंदु एक्स आकार की संरचना को काइजमेटा कहते हैं। तो यहाँ जो एक्स आकार की संरचना अपने को दिख रही है उसे अपन क्या बोलते हैं, काइजमेटा, ठीक है। ये आपके पास काइजमेटा हो गया। क्लियर होगी ये वाली बात। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटीन जो बताया जा रहा है, ठीक है, काफी लंबे समय तक रह सकती है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की अंतिम अवस्था पार गतिक्रम या डायकाइनेसिस है। जिसमें काइजमेटा का उपांति भवन था, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर थी जो काइजमेटा था, उसका उपांति भवन का मतलब वो वहां से खत्म होने लगता है, इसमें काइजमेटा का अंत होने लगता है। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतया संगठित हो जाता है। वे तर्कु तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग करता है। तो इसमें जो क्रॉसिंग ओवर हो गया था, ये गुणसूत्र ये था, दूसरा गुणसूत्र ये था, ठीक है, मान लो यहाँ ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब ये अलग अलग यहाँ पर हो गए, ठीक है। और गुणसूत्र संगठित होना स्टार्ट यहाँ पर
हो जाएंगी इस अवस्था के अंत तक आते आते। पार गतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है, केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाती है और पार गतिक्रम मध्य अवस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। तो यहाँ जैसे अपन ने समसूत्री विभाजन में देखा था कि प्रोफेज जो कंप्लीट होती है, पूर्वावस्था कंप्लीट होती है, तो उसमें केंद्रिका का आवरण है, कोशिका या केंद्रक झिल्ली की अपन बात करें, या अंत्य प्रद्रव्य जालिका है, गोलजिका है, वो वहां से विलुप्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम वैसे इसके अंदर भी होता है। ठीक है, जो 5 सब अवस्थाएं बताई जा रही है आपको, सब फेजेस बताई जा रही है, वो इंपॉर्टेंट, लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डाइगाइनेसिस है जो। ठीक है, क्लियर है ना ये वाला पॉइंट। तो इसमें अभी तक तो इमेज जो डायग्राम है कोई आया नहीं है अपने पास। ये पहला जो चित्र है वो यहाँ पर अपने को बता रखा है, इसे देख लो, सिंपल सा है, पूर्वावस्था फर्स्ट से ही ये समझात गुणसूत्र यहाँ आपको बताए जा रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर वगैरह इसके अंदर यहाँ पर होता है। उसके बाद में मध्यावस्था में ये मध्य लाइन पर आ जाते हैं, ये तारक का और ये स्तर वगैरह यहाँ पर बनते हैं। पश्चावस्था में क्या होता है, जो भी आपके पास पुत्री या संतति जो अर्धसूत्र है, अर्ध गुणसूत्र है, वो जा रहे हैं, पीछे की ओर होती है भुजाएं, आगे की ओर आपके पास ये इसका स्ट्रक्चर है, और उसके बाद में अंत्यावस्था में वापस से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अर्धसूत्रण की अवस्था है, अर्धसूत्र विभाजन प्रथम की अवस्था है। ठीक है, तो मध्यावस्था में क्या होता है, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित होता है, जैसा अपन ने समसूत्री विभाजन में देखा। अब जो अपन पढ़ रहे हैं लगभग लगभग समसूत्री विभाजन के सेम ही है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, फटाफट से अपन देख लेते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों को काइनेटोकोर से चिपक जाती है। ठीक है, काइनेटोकोर अपन ने पढ़ लिया, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है, पहले बता रखा पहले के सेशन में। नेक्स्ट आता है पश्चावस्था फर्स्ट, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। अभी तक तो आपके पास मध्य रेखा पर ये जमे हुए थे इस प्रकार से, अब समजात गुणसूत्र क्या हो रहे हैं, पृथक यहाँ पर हो रहे हैं इसके अंदर, आप देखो। ठीक है, ये जमे हुए थे अभी तक तो यहाँ पर, अब यहाँ इसके अंदर ये पृथक हो गए अलग अलग। ठीक है ना, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अंत्यावस्था फर्स्ट, इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः स्पष्ट होने लग जाता है, जैसे अपन ने उसमें देखी थी। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। तो यहाँ आप देखो इसके अंदर कोशिका द्विक की जो अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये अंत्यावस्था में क्या था, कोशिका वैसे अलग अलग बन की बता ही दी उन्होंने। ठीक है, यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्रों का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलती है। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतरावस्था, अंतरालावस्था बोला गया है, इंटरकाइनेसिस अपन ने बोला। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। किसके बीच का, दो अर्धसूत्री विभाजन के, वहां पर तो अपन ने इंटरफेस बोला था, अंतरावस्था बोल देता है, यहाँ अंतरालावस्था बोला है, इंटरकाइनेसिस बोला है, नया शब्द है। क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, दो बार अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, उसके बीच की जो अवस्था आती है वो अंतरालावस्था है या इंटरकाइनेसिस है। ये सामान्यतः क्या होती है, कम समय की होती है, इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, मतलब एस फेज जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, ना के बराबर होती है, जहां डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको बताया गया गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आती है, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफी सरल है। क्लियर है, जैसा अपन ने 5 अवस्थाएं देखी थी उसके अंदर पूर्वावस्था फर्स्ट में, इसके अंदर ऐसा नहीं है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल। समसूत्री विभाजन इज इक्वल टू, समसूत्री विभाजन इज इक्वल टू अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। ठीक है, 99% ये क्या होगा, सेम होगा सेकंड से, ना कि फर्स्ट से। तो देखते हैं पूर्वावस्था सेकंड में क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्रों के पूर्ण लंबा होने के पहले वे कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होती। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान, देखा बता दी इन्होंने। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक, अच्छा ये तो हो गया ना, आवरण, केंद्रक आवरण क्या होता है, अदृश्य हो जाता है, यहाँ लिखा है इन्होंने। और गुणसूत्र पुनः सन्निहित, सेम वही है, यहाँ पर पूर्वावस्था सेकंड बता रखी है, गुणसूत्र वगैरह आपको बताया जा रहा है। ये मध्यावस्था में वापस मध्य लाइन तक आ गए हैं, यहाँ पर इस तरह से होते हुए ये तारक केंद्र वगैरह अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं, और ये 4 पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है। सिंपल सा डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये टोटल भुजाएं 2 हैं, जबकि पिछले वाले में अपन ने जो डायग्राम देखा था उसके अंदर भुजाएं आपको कितनी बताई जा रही है, 4 बताई जा रही है। अगर ये डायग्राम आपको दे दिया गया, से डायग्राम इसमें और से डायग्राम उसमें, बताओ कौन सी अवस्था है ये, समसूत्री विभाजन की प्रोफेज है या मेटाफेज, एनाफेज, चिलोफेज है, या अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज, मेटाफेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ 4 भुजाएं हैं या समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं, जबकि इस डायग्राम में केवल 2 ही आर्म अपने को बताया जा रहा है, समजात गुणसूत्रों का लेना देना इसके अंदर नहीं है। तो डायग्राम देख के भी आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, मध्यावस्था सेकंड अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कु तंतु की कोशिका सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। तीसरी बार इसे पढ़ रहे हैं अपन।
पश्चावस्था सेकंड, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर ये जा रहा है। और लास्ट टीलोफेज सेकंड, इसे अंत्यावस्था सेकंड बोलते हैं। यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा गिर जाते हैं, मतलब केंद्रक झिल्ली वापस अपीयर हो जाती है, गोलजिकाएं वगैरह सब अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 A गुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होना जरूरी है। जैसे अपन ने वहां समसूत्र विभाजन में देखा था, पादपों में अलग केस था, जंतुओं में अलग था, क्योंकि पादपों में क्या मिलता है, सेल वॉल मिलती है, जंतुओं में नहीं मिलती है। ठीक है, उसके आधार पर अपन ने बात की थी सेल प्लेट बनता है या खांच बनती है जंतु वगैरह में, तो वो अपन ने डिस्कस कर रखा। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। अर्धसूत्रीय विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक संतति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। 46 से जो युग्मक बनते हैं, जैसे मनुष्य में 23, वापस नर और मादा में 23 जुड़ते हैं तो वापस 46, अगर ये नर है तो मादा के वापस से ये 23 बनाएगा और मादा के 23 से चलता रहेगा। तो इस प्रकार से लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या संरक्षित रहती है। ठीक है, यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जैसे 46 से 23 होगी मनुष्य में। इसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक विभिन्नताएं बढ़ती है। विभिन्नताएं क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो रहा था, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा था जीन वगैरह का, तो विभिन्नताएं वेरिएशन बढ़ रही है। और जो विभिन्नताएं हैं वो विकास प्रक्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी। ठीक है, तो विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं क्या अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इससे अपन डिस्कस करते हैं उद्विकास नाम के चैप्टर में, जो 11th क्लास का कौन सा चैप्टर है, 7वां अध्याय। आगे बात समझ में, तो ये सिंपल सा अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय था। जो अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट है, वहां से क्वेश्चन पूछने के 99% चांस। ठीक है, सेकंड से तो नहीं पूछेगा क्योंकि सेम है समसूत्रीय विभाजन के। तो उम्मीद मैं करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है, ये चैप्टर भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसे रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, वन लाइनर नोट्स बनाइए, ताकि रिवीजन में आपको काफी हेल्प मिलेगी नीट का एग्जाम होने से पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।